हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने हार्डवेयर वाले क्वेश्चंस किए थे, टॉप 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हार्डवेयर टॉपिक से आते हैं, वो हमने लास्ट वीडियोस में कवर किए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस में। अगला टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके भी हम 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द following term refer to the intangible set of instructions, programs, or data that tells computer hardware exactly how to perform a task। तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन से शब्द उन अमूर्त मतलब इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिन्हें हम छू नहीं सकते। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है, प्रोग्राम्स या डाटा भी हो सकते हैं। और ये ये कंप्यूटर हार्डवेयर को बताते हैं कि अपने कार्य को करने का तरीका। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द इंटेंजिबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स और डाटा दैट टेल्स कंप्यूटर हार्डवेयर एग्जैक्टली हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। सॉफ्टवेयर उन अमूर्त निर्देशों, प्रोग्रामों या डेटा को दर्शाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कार्य करने का तरीका बताते हैं। Next, what is the primary objective of any computer software program during system execution? किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो उसके सिस्टम के एग्जीक्यूशन के दौरान। तो मैक्सिमाइज सीपीयू टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं है। और कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये मेन उद्देश्य है किसी भी सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम का। ओके, इसका आंसर हो जाएगा टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो इधर आप पढ़ सकते हो, सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य कच्चे यानी रॉ डाटा, असंगठित इनपुट डाटा यानी अनऑर्गेनाइज जो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, को संगठित यानी उनको स्ट्रक्चर्ड करने में, अनऑर्गेनाइज डाटा को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए उन्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, this software category acts as the primary compulsory interface between the computer hardware and the user's application software। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यानी उपयोगकर्ता कौन हो गए? यूजर्स। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर्स के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनके बीच का इंटरफेस कौन सी सॉफ्टवेयर कैटेगरी बताती है? तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और यूजर के बीच जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसके बीच होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, और कंपलसरी होता है, इसके बिना आपका सिस्टम नहीं चल सकता। तो यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के एप्लीकेशन प्रोग्रामों के बीच एक अनिवार्य मुख्य इंटरफेस के रूप में काम करता है। मतलब कम्युनिकेशन के काम आता है किनके बीच? कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? फर्स्ट से चेक करते हैं, डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है? जो आपके हार्डवेयर है उनके साथ कम्युनिकेशन में काम आता है। ठीक है, उनके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन में किसका काम आता है? डिवाइस ड्राइवर्स का। किनके बीच? जो आपके माउस या कीबोर्ड है, जो आपके एक्सटर्नल डिवाइस है उनके, या प्रिंटर हो गया, उनके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का इंटरफेस। ओके, फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सब आप सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो मेन पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। फिर हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी बताए थे जैसे असेंबलर और अपना इंटरप्रेटर कंपाइलर, ये भी इसका पार्ट है।
तो एमएस वर्ड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है, क्योंकि एमएस वर्ड आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन, ठीक है? तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसके काम आता है, ये सब आपको पता है, प्रोसेसिंग के काम आता है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of software is responsible for performing maintenance related task? ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर है जिनका काम मेंटेनेंस रिलेटेड टास्क है, जैसे कि डिस्क को स्कैन करना, डिस्क यानी जो आपके हार्ड ड्राइव वगैरह है, हार्ड ड्राइव डिस्क को स्कैन करना, उसे डिफ्रैगमेंटेशन करना। डिफ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका बहुत सारे छोटे-छोटे खाली स्पेस है, उनको इकट्ठा करना, ठीक है? ताकि वो बहुत बड़ा स्पेस हम इकट्ठा कर पाएँ, जिससे हम अपनी फाइलें फिर से सेव कर पाएँ। एंड सिस्टम फाइल बैकअप्स, ठीक है? तो ये किसका काम होता है? ये होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम। यूटिलिटी से ही पता चल रहा होगा आपको, वर्ड से पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है, मेंटेनेंस करना है, ठीक है? तो आंसर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इधर पढ़ सकते हैं आप, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो सब चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है, डिफ्रैगमेंटेशन, क्रिएटिंग बैकअप्स के काम आता है। फिर है, फिर आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये भी ध्यान रखना है कि इसके और भी आते हैं, जैसे आपका कंप्रेसर आ गया, विंडोज़ फायरवॉल आ गया, आपका एंटीवायरस आ गया, डिस्क क्लीनर आ गए, वो सब इसी के पार्ट होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज डिजाइन टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स निमोनिक्स डायरेक्टली इनटू मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड? जहाँ भी आपको निमोनिक्स दिख जाए, वो असेंबली लैंग्वेज से जुड़ा है, और जहाँ भी असेंबली लैंग्वेज दिखे वहाँ असेंबलर आपने सीधा टिक लगा देना है। ये एक बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। और असेंबलर क्या होता है, जो आप असेंबली लैंग्वेज यानी जैसे आपने कॉपी ए टू बी लिखा, इस टाइप की होती है असेंबली लैंग्वेज। बहुत सिंपल होती है, और इसे कंपाइल करने के कौन काम आता है, असेंबलर। असेंबलर का काम है इसको कंपाइल करने का, और असेंबलर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आंसर है इसका असेंबलर। An assembler is a low-level language translator that specifically converts assembly language programs. ये specifically assembly language programs, जिन्हें हम निमोनिक्स भी कहते हैं, उनको डायरेक्ट बाइनरी या मशीन कोड में कन्वर्ट करने के काम आता है। और असेंबली लैंग्वेज कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए, 3 टाइप की होती है लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेज जो कि 0-1 होगी, फिर आती है असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट है दोनों, मशीन और असेंबली लैंग्वेज। फिर आते हैं थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें आपके सारे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन वगैरह आते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, विच ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल सोर्स कोड इनटू एन एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड बाय ट्रांसलेटिंग द एंटायर प्रोग्राम ऑल एट वंस? जहां भी आपको ऑल एट वंस और ऑब्जेक्ट कोड दिख जाए ना, वहां पे सीधा आपको आंसर लगाना है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो आपका प्रोग्राम है उसको पूरा एक साथ ही ट्रांसलेट करता है, और उसको एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब है, जो आपने जैसे कोई फाइल कोई सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, तो आता है वो लास्ट में लिखा हुआ डॉट ई एक्स ई। डॉट ई एक्स ई का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। तो वो क्या होती है, कंपाइल करके जैसे ही आप से एरर डिबग हटा दोगे, तो कंपाइल होके ऑब्जेक्ट कोड बनाएगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगी, और फिर हम उसे डायरेक्ट रन कर सकते हैं। ये काम है कंपाइलर का। तो एक कंपाइलर translates the entire high-level program into machine language object code all at once, creating an independent executable file. ओके, और ये हाई लेवल लैंग्वेज पे वर्क करता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज पे वर्क करता है, असेंबली लो लेवल लैंग्वेज पे। लिंकर लोडर के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स? अब यहाँ भी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, उनको उनके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, विदाउट जनरेटिंग एन
इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। तो देखो, हमने कंपाइलर पढ़ा, उसमें क्या था कि सारा एक साथ प्रोग्राम एग्जीक्यूट ट्रांसलेट करता है और उसे इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो था कंपाइलर। अब हम इंटरप्रेटर की बात है करते हैं। इंटरप्रेटर लाइन बाय इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, साथ ही एरर देता है अगर कोई एरर हो कोड में। और फिर ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं जनरेट करता, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है, जिससे आपका पूरा प्रोग्राम इंटरप्रेट हो जाए। ओके, देन इधर आपने पढ़ लेना है, एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंटरनेट क्या करता है, जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, आपकी पाइथन होगी, ऐसे ये भी स्पेसिफिक है कि इंटरप्रेटर करेगा वर्क पाइथन जैसी लैंग्वेज पे, पाइथन होगी। और जो आपका कंपाइलर है वो स्पेसिफिकली सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज होगी, इन लैंग्वेजेस पे वर्क करता है। ठीक है, पाइथन, जावा, जावा दोनों पे वर्क करता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों पे वर्क करता है। तो ये भी कुछ स्पेसिफिकेशंस है कि कौन सा लैंग्वेज कौन सा ट्रांसलेटर यूज करती है। तो यहाँ पे हम इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और विदाउट जनरेटिंग इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 में जो आपका फर्स्ट कंपाइलर सॉफ्टवेयर है, वो उसका आविष्कार किसने किया था? और उस कंपाइलर का नाम क्या है? AH0। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूट करता है, तो उसका आविष्कार 1952 में ही हो गया था। तो उनका नाम है ग्रेस हॉपर। इन्होंने जो बग नाम आता है ना आपका, जो कोई एरर आता है आपके प्रोग्राम में, तो इस बग नाम का आविष्कार भी ग्रेस हॉपर ने किया था। और जो कंपाइलर है, फर्स्ट कंपाइलर है, उसका आविष्कार भी ग्रेस हॉपर ने किया था। और इन्होंने ही एक हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल नाम की, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, उसका आविष्कार भी ग्रेस हॉपर ने किया था। आडा लवलेस कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आडा लवलेस वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, इन्होंने सॉफ्टवेयर बेस के एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था। डेनिस रिची कौन है? डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था। ओके, चार्ल्स बेबेज कौन थे? फादर ऑफ कंप्यूटर, इन्होंने दो सिस्टम बनाए थे, एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। और अब आप आगे देखिए आंसर, ग्रास हॉपर डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपाइलर, द AO कंपाइलर इन 1952। ठीक है, फिर आएगा अगला क्वेश्चन, which language translator has a slower overall execution speed but offers much faster interactive debugging for programmers? तो क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो आपको पता होना चाहिए। ट्रांसलेटर्स की बात हो रही है, तीन टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, फिर स्लोअर ओवरऑल एग्जीक्यूशन, स्लोअर ओवरऑल एग्जीक्यूशन किसका होगा, आप ही सोचो। कंपाइलर क्या करता है, पूरा एक साथ आपका ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। तो जो लाइन बाय लाइन करेगा वो स्लोअर होगा। तो इधर से आपको एक तो आंसर इधर से ही मिल जाना चाहिए। पर फिर आप आगे पढ़ो क्वेश्चन, बट ऑफर्स मच सेफर इंटरेक्टिव डिबगिंग। सेफर और इंटरेक्टिव डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब होता है बग को सॉल्व करना, कोई भी एरर हो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, उसको सॉल्व करना। तो मच फास्टर और सेफर डिबगिंग प्रदान करता है। किस तरह? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है, तो आपको जैसे ही कोई एरर आएगा आपका प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा रन होना, और आपको पहले वो एरर शो सॉल्व करना होगा। जहाँ पे कंपाइलर के केस में आपको लास्ट पे सारे एरर एक साथ मिल जाएंगे, चाहे आपके प्रोग्राम में 100 एरर हो, फिर आपको वो सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है, बिकॉज एन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन, it is slower overall but allows programmer to test code interactively and isolate bugs easily. Okay, फिर आता है बॉस। बॉस इज ए पॉपुलर फ्री ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉस? तो ये आपको पता होना चाहिए कि बॉस एक इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंडिया का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंडिया ने खुद डेवलप किया है। ये किस बेस पर बना है? लिनक्स। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसका जो कर्नल है उसका यूज करके बॉस बना है, और लिनक्स से बहुत सारे आपके जो आपका एंड्रॉयड है वो भी लिनक्स बेस्ड है, ठीक है। तो लिनक्स बेस्ड बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंडिया ने भी अपना बनाया है जो कि फ्री और ओपन सोर्स है, ठीक है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। और बॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, ठीक है। तो BOSS stands for Bharat Operating System Solutions, which is free, popular, open source Linux-based operating system developed in India. फिर अगला क्वेश्चन है, what is the specialized name given to software programs that are permanently written onto RAM chip? तो सबसे पहले आपने कीवर्ड देखना है, परमानेंटली रिटर्न किस पे? रोम चिप पे। आपको वैसे इधर से ही पता लग जाना चाहिए कि जो रोम चिप में है वो हम अपने फर्मवेयर डालते हैं, जैसे बी बायोएस हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, या यूईएफआई, यूनिफाइड यूनिफाइड इंटीग्रेटेड फर्मवेयर इंटरफेस उसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो रोम चिप में जो परमानेंटली रिटर्न होते हैं स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो मैन्युफैक्चर ही उस पे अपलोड करता है, वो होता है फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्मवेयर आप यहाँ से देख सकते हो। फर्मवेयर एक विशिष्ट प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे निर्माता द्वारा यानी मैन्युफैक्चरर द्वारा उसके उत्पादन के टाइम, प्रोडक्शन के टाइम सीधे रोम जैसे हार्डवेयर चिप पर स्थायी रूप से दर्ज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द डिवाइस ड्राइवर? ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डिवाइस ड्राइवर है क्या। तो डिवाइस ड्राइवर के बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया है। ये क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है सबसे पहले तो, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और स्पेसिफिक हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेट करने में काम आता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो हार्डवेयर है, जैसे प्रिंटर हो गया, उसको नहीं पता वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, और मैक और विंडो दोनों की जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, और ड्राइवर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाता है आपके हार्डवेयर से, ओके। तो a device driver is a system software that translates between operating system and a specific hardware device, allowing them to communicate. डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी स्पेशल स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस के बीच अनुवादक या कम्युनिकेशन का कार्य करता है ताकि वे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द यूज ऑफ disk defragmentation highly recommended for standard computer magnetic hard disk drives SSDs? तो जो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन है ना, हम वो सिर्फ हार्ड डिस्क ड्राइव्स में ही करते हैं, हम कभी भी एसएसडी में डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन नहीं करते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्यों है हाईली रिकमेंडेड सिर्फ हार्ड डिस्क ड्राइव्स के लिए? क्योंकि मैंने आपको बताया था, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो छोटे छोटे मेमोरी स्पेस जो आपके फाइल डिलीट करके बच जाते हैं, वो उन्हें अलग अलग लोकेशंस पे, स्कैटर्ड सेगमेंट्स पे, बिखरे हुए हिस्सों में होते हैं, और उन्हें इकट्ठा करने का काम, ताकि एक ही साथ आपको सारा फ्री स्पेस मिल पाए, ठीक है। ताकि आपका जो रीड हेड स्पीड टाइम है ना, मतलब जो आपका उस पे मेमोरी डालने या पढ़ने का टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में आपका सेम किसी प्रोग्राम का डाटा हुआ, तो उसको कम करने में, उस सीक टाइम को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या करता है? जो आपके छोटे छोटे मेमोरी स्पेस डिफरेंट लोकेशंस पे है, उनको इकट्ठा कर देगा, फ्री स्पेस है जो आपका,
ताकि आप उस पे कोई बड़ी फाइल अपनी सेव कर पाओ। ठीक है, तो इसका आंसर भी है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। चुंबकीय हार्ड डिस्क यानी जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती है, ये मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती है। और इसमें जो बिखरे हुए यानी सेगमेंटेड, ठीक है, सेगमेंटेड फाइलों को लगातार सेक्टरों में व्यवस्थित करती है। ठीक है, जिससे रीड हेड का सीक टाइम कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, why is it generally not recommended to run defragmentation programs on modern SSD? तो मैंने बताया था कि जो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन है ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और इसका यूज हम खाली हार्ड डिस्क ड्राइव्स के लिए करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पे नहीं करते। तो ये क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहला तो है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और हार्ड डिस्क ड्राइव्स में फ़र्क क्या है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव में आपका मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट सेक्टर्स, ट्रैक्स, और उसमें डिफरेंट छोटी-छोटी डिस्क होती है जो एक के ऊपर एक लगी होती है और वो रोटेट करती है। ठीक है, मूविंग पार्ट्स है उसमें। इन अनदर केस एसएसडी में ये सब कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। एसएसडी में हम इलेक्ट्रिकली डाटा स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में हम मैग्नेटिकली डाटा स्टोर करते हैं। सबसे मेन डिफरेंस ये है। ठीक है, फिर एसएसडी में हम डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो भी आपकी एसएसडी मेमोरी कार्ड्स हो गए, पेन ड्राइव्स होगी और एसएसडी होगी, इनमें क्या होता है कि फ्लैश टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आपको लिमिटेड यूज़ेज़ मिलते हैं कि लिमिटेड टाइप आप डाटा डिलीट और डाटा इनपुट कर पाओगे। वैसे ये बहुत बड़ा होता है, आप लाइफ़ टाइम में उसे पूरा यूज़ नहीं कर पाओगे, पर फिर भी अगर बार-बार आप डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन करोगे तो बार-बार डिलीट होगा, राइट होगा डाटा, और उससे क्या होगा, वो वेयर होता जाएगा, उसकी एज कम होती जाएगी। आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव या इनको फ्लैश ड्राइव्स भी बोलते हैं। तो इसका आंसर भी बी है। एसएसडी हैव नो मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स एंड डिफ्रैगमेंटेशन कॉजेज अननेसेसरी राइट वेयर शॉर्टनिंग सेल लाइफ। ठीक है, एसएसडी में कोई यांत्रिक चलायमान भाग नहीं होता है, यानी कोई मैकेनिकल मूविंग पार्ट नहीं होता है। डिफ्रैगमेंटेशन से अनावश्यक राइट वेयर होता है। राइट वेयर का मतलब कि हम राइट रीड करने पे वो धीरे-धीरे खराब खराब तो नहीं बोलेंगे हम, उसके यूज़ पूरे होते जाते हैं, जिससे सेल की उम्र घटती है। ओके, तो इसका आंसर बी है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, which utility backup type copies only the files that have changed or been modified since the last backup of any kind? तो ये आपका बैकअप से आ गया क्वेश्चन। ये किससे आ गया, कंट्रोल पैनल से आपका क्वेश्चन आ गया। कंट्रोल पैनल में बैकअप होते हैं, तो बैकअप कितने टाइप के होते हैं। एक होता है फुल बैकअप, जिसमें आप सारी फाइल, सारी सेटिंग्स वो सारी रीसेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपका पूरा कंप्यूटर से सारी फाइल डिलीट हो जाएगी, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, और जो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपने नया कंप्यूटर लिया था वो फाइल आपको दिखाई देगी। ठीक है, फिर आता है इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप होता है कि जो फाइल खाली आपकी लास्ट अपडेट के बाद चेंज हुई है, जो फाइल बदली है, इंक्रीमेंट हुई है, वही फाइल बैकअप होगी। तो इसमें भी यही पूछा है, which utility backup type copies only the files that have changed or been modified since the last backup of any kind. And full backup, सॉरी मैंने आपको गलत बताया। फुल बैकअप एक होता है फुल रिस्टोर, मैं फुल रिस्टोर बता दिया था। मैं फुल बैकअप होता है कि आपकी सारी फाइल्स बैकअप हो जाएगी, सेव हो जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इंक्रीमेंटल बैकअप। इसका आंसर है यानी एन इंक्रीमेंटल बैकअप saves storage space and time by copying only the files that have been created or modified since the last backup of any type। ठीक है, फिर आता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम कोर प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा कोर प्रोग्राम जो कि
हमेशा आपके कंप्यूटर के रैम में लोडेड रहता है ड्यूरिंग एक्टिव सिस्टम एग्जीक्यूशन, जब आपका सिस्टम ऑन रहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर प्रोग्राम है उसे हम कर्नल कहते हैं, ठीक है। कर्नल का काम क्या होता है? कर्नल इज ए इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। द कर्नल इज द कोर प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टेज ऑलवेज लोडेड इन द रैम कॉन्स्टेंटली टू मैनेज सिस्टम के जो रिसोर्सेज है और हार्डवेयर एक्सेस है उसको मैनेज करने का काम करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, which of the following CPU processes is skipped or bypassed when performing a warm boot? ये भी याद रखना है आपने। warm boot किसको कहते हैं? जब हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, खाली मतलब आपका कंप्यूटर पहले ही ऑन है और आप उसको रिस्टार्ट किया है। और कोल्ड बूट किसे कहते हैं? जब हम किसी भी अपने सिस्टम को पावर ऑफ स्टेज से ऑन करते हैं, मतलब पूरी पावर बंद है फिर हम उसको ऑन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% पक्का है, ठीक है। तो कोल्ड बूट में जब हम अपना कंप्यूटर बिल्कुल पावर ऑफ स्टेज से ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है उसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले सीपीयू प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट होती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बट ये किस बेस पर होती है? किस केस पे होती है? कोल्ड बूट के केस पे। और इसका काम क्या होता है? ये सारे आपके जो हार्डवेयर है वो सारे चेक करते हैं कि आपका हार्ड डिस्क सही चल रही है, आपके सीपीयू कंपोनेंट सही चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और फिर आपका कंप्यूटर ऑन होता है, उस पे सबसे पहले बूट लोडर लोड होता है, फिर कर्नल लोड होता है। इस तरह इसकी प्रोसेस होती है आपके कंप्यूटर के बूटिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले कोल्ड बूट के केस में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, जबकि वार्म बूट के केस में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर पहले ऑन स्टेट से ही रिस्टार्ट हुआ है। तो ऑन स्टेट से रिस्टार्ट होने का मतलब है कि पावर ऑन सेल्फ सेल्फ टेस्ट पहले जब आपने रिस्टार्ट से पहले आपने ऑन किया होगा कंप्यूटर, तो ये पहले ही हो चुका होगा, तो इसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज skipped or bypassed when performing a warm boot, ओके। जैसे कि इधर है, ड्यूरिंग ए वार्म बूट रिस्टार्ट, जब सिस्टम रिस्टार्ट होता है तो जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस है वो स्किप हो जाती है, बिकॉज सिस्टम हार्डवेयर इज ऑलरेडी पावर्ड एंड एक्टिव, क्योंकि पहले ही पावर्ड और एक्टिव होता है, ठीक है। इसका चेक पहले ही हो चुका होता है। फिर आता है लिंकर और लोडर, ये भी दो इम्पोर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स है। लिंकर से आप, ये आपको नाम से ही पता लग जाएगी इन दोनों, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो लिंकर क्या करता है? जो आपके छोटे छोटे आपने प्रोग्राम्स लिखे हो, जैसे फेसबुक है, फेसबुक में आपका मैसेजिंग के लिए अलग मॉड्यूल होगा या प्रोग्राम होगा, फिर आपका नोटिफिकेशन है उसके लिए अलग प्रोग्राम या मॉड्यूल होगा। तो हमें तो एक पूरा फेसबुक की जो एप्लीकेशन है वो पूरी चाहिए। तो लिंकर क्या करता है? ऐसे सारे प्रोग्राम को एक साथ लिंक करके उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B. It resolves external symbols and combines multiple compiled object files into a single executable file. तो जैसे आपका मैसेंजर है वो अलग भी मिल जाता है आपको, तो वो अलग से भी एक ऑब्जेक्ट फाइल है, और नोटिफिकेशन भी इसी तरह आपका अलग से ऑब्जेक्ट फाइल है, इनको इकट्ठा करके एक एप्लीकेशन में बनाता है। लिंकर का काम ये है, ठीक है। फिर आता है आपका अगला, which system program is responsible for loading the executable file from the hard drive into primary memory RAM? तो जहाँ पे लोड दिख गया वहाँ पे आंसर आपका लोडर आना चाहिए। बस समझ लीजिए लोडर क्या करता है। तो जो आपके लिंकर के थ्रू आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई, अब उसको रैम में लोड, क्योंकि जब आपको कोई प्रोग्राम चलाना है तो वो रैम में लोड करना पड़ता है। तो जैसे आप डबल क्लिक करते हो तो उससे क्या होता है? आपका प्रोग्राम रैम में लोड होना स्टार्ट होता है। कहाँ से? हार्ड ड्राइव में, क्योंकि नॉर्मली आपका कोई भी प्रोग्राम है अगर वो रन नहीं हो रहा है तो आपका कहाँ सेव होगा? वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड ड्राइव में, ठीक है। तो
वो एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडर क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है फॉर एक्टिव सीपीयू प्रोसेसिंग। ओके, तो इसका आंसर आ गया लोडर। द लोडर इज a system utility responsible for retrieving the executable file from the hard drive and loading it into the main memory, जो कि रैम है आपकी, फॉर एग्जीक्यूशन। तो आज के लिए हम ये 20 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम अपना पार्ट 2 यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन लाइसेंसिंग से स्टार्ट करेंगे। ये बड़ा होगा क्योंकि इसमें आपकी जो सारी लाइसेंसिंग है, सारे टाइप्स है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स हो गया, फिर आपके मालवेयर के टाइप्स हो गए, वो सारे हम कवर करेंगे। ओके, सो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है और आप मेरा फ्री मॉक टेस्ट एक्सेस करना चाहते हो तो प्लीज़ टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में देखिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।